एवरीवन। आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया था। टिश्यू का ये अनदर पार्ट है एनिमल टिश्यू। सो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू क्या मैम सेम होता है? तो नहीं, बहुत डिफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स को बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है ना, उन्हें बहुत एडवर्स कंडीशन में खुद को मेंटेन वहीं पे रखना पड़ता है। तो उनके टिश्यू अलग होंगे, मोस्टली डेड होंगे एंड बहुत हार्ड होंगे। हम मूव कर सकते हैं, है ना, हम किसी भी एडवर्स कंडीशन में कहीं भाग सकते हैं, कहीं छुप सकते हैं। सो हमारी टिश्यू मोस्टली लिविंग होगी, है ना। मैं बताती हूँ अब डिटेल में एनिमल टिश्यू हम देखते हैं। यहाँ देख सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पे, एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जैसे कि ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, है ना, मसल्स मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्व सेल जितने हैं, न्यूरॉन्स, ये क्या हो जाएगा, नर्वस टिश्यू के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे काम करता है, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। 1 सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर थोड़ा समझना है तो, ताकि थोड़ा समझ आ जाए कि स्किन हो जाएगा एपिथेलियल, मसल्स जो हैं, है ना, मसल्स मस्कुलर टिश्यू में आ जाएगा, बोन, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व सेल, न्यूरॉन्स कहते हैं जिसको। ठीक है, अब समझो एपिथेलियल टिश्यू मैं बताती हूँ क्या है। एपिथेलियल मतलब ये क्या नाम से बना हुआ है समझो। एपी प्लस थेलियल। देखो एपिथेलियल ना, चलो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, ये किस वर्ड से बना हुआ है? एपी प्लस थेलियो। ठीक है, ए भी मतलब क्या होगा? अपोन। ठीक है, एपी का मतलब हुआ अपोन और थीलियो का मतलब होता है ग्रो। ये टिश्यू हमेशा किसी टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा, हमेशा किसी टिश्यू के ऊपर रहता है। तो किस टिश्यू के ऊपर रहता है? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहता है, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें कवरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं ये इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये देख रहे हो ना, ये पूरा आउटर जो ऊपर वाला लेयर है ना, जैसे कि ये सेल्स है ना, एक सेल हो गया, 2 सेल हो गया, ये देख रहे हो ना, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये हो गया तेरा आपका हो गया एपिथेलियल टिश्यू। बट ये एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसी के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। तो ये एक होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू रहता है। जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ मैंने पेन रखा, ये एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ मैंने दूसरी हाथ रखा तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस डायग्राम से समझो कि ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। फिर जो ये वाला दिख रहा है ना आपको लाइनिंग, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और ये ऊपर वाला जो लेयर है सेल्स का, वो आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया। क्लियर? ये ध्यान रखना, ऑलवेज ग्रो ऑन अनदर टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा। अनदर, तो यहाँ लिख देती हूँ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया कि एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन कहाँ है, कैसे रहता है, किसके साथ रहता है। ठीक है,
अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इसके सेल्स क्या होते हैं, काम क्या होता है इसका, किस लोकेशन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो देखो, ये ना सिंपलेस्ट टिश्यू है, ये बहुत सिंपलेस्ट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होती। सो सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं, पैक्ड, दैट्स वाई नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। समझो इस बात को, यहाँ देख रहे हो कितना टाइटली पैक्ड है ये, तो इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, होगा भी तो बहुत कम होगा, है ना। तो मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये होता कैसे है, समझना। ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो मैंने बोला ना कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा, तो वो सेल्स जहाँ पे दोनों के बीच में बहुत इंटरसेलुलर स्पेस कम है, वहाँ ना थोड़ा सा सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं। आप इसको ऐसे समझो, आपका घर है वो ईंट से बना हुआ है, तो ईंट को जोड़ने के लिए कुछ ग्लू तो लग रहा है ना, वो सीमेंट हम दे रहे हैं ताकि वो चिपक के रहे ईंट एक दूसरे से। वैसे ही यहाँ पे सेल्स के लिए ग्लू का काम सीमेंटिंग मटेरियल करता है, जो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये आपका हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये देखो सेल्स है, ठीक है। सपोज ये आपका सेल्स है, 1 सेकेंड, ये सेल है आपका। तो पता है सीमेंटिंग मटेरियल कैसे रहेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल फील रहेगा सेल्स के बीच में, हल्का हल्का, समझ रहे हो, ऐसे रहता है ये। तो अगर इसको मैं नॉर्मली लिखूं, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका बेसमेंट, 1 सेकेंड, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ब्लैक लाइनिंग जो बना है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वो सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल। कितना प्रेजेंट रहता है, इन लेस अमाउंट, बहुत कम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्लियर, ओके ओके। सो और क्या फंक्शन हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू का, तो ये ऑर्गन को और मोस्टली जो कैविटीज होते हैं हमारे बॉडी में उनको कवर करता है, ठीक है। सो इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन and cavities within our body, क्लियर। और क्या करेगा ये, सो ये बैरियर बनाता है टू कीप डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं बॉडी सिस्टम, उनको सेपरेट रखने के लिए बैरियर बनाता है। सो इट ऑल्सो फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, ठीक है। सो ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सिंपल है, समझो।
एपिथेलियल टिश्यू क्या काम रहेगा? प्रोटेक्शन देगा। क्या करेगा? कवर करेगा। कवर कर रहा है ना। तो आप ऐसे समझो, क्या ये मेरा हाथ है तो क्या ये एपिथेलियल से सिर्फ बना हुआ है? मैम स्किन एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो क्या ये नो, ये हाथ है मेरा, यहाँ एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर मसल्स होंगे, मस्कुलर टिश्यू हो गया, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और न्यूरॉन्स भी होंगे तो नर्वस टिश्यू हो गया। सो सारे टिश्यू हैं। तो सिंपलेस्ट क्यों है? ये आउटर में रहता है, प्रोटेक्शन देगा, हमें कवर करेगा, ये एपिथेलियल टिश्यू का काम है। सेल्स कैसे होंगे इसके? टाइटली पैक्ड होंगे, है ना। कोई इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होगा या होगा तो बहुत कम होगा। क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है एपिथेलियल टिश्यू के, एपिथेलियल सेल्स के बीच में, या नहीं होता है, उसकी वजह से पता है जो ब्लड वेसल होते हैं, लिम्फ वेसल, कैपिलरीज होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू में नहीं पियर्स कर पाते हैं, मतलब अंदर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में। ये ध्यान रखना। तो इसलिए क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं है तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से ही उनका न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल टिश्यू तक पहुँचता है। सो ये बात बहुत ध्यान रखना। मैं कहीं लिख दूँ साइड में क्या? चलो मैं लिख ही देती हूँ, एक बॉक्स बना के थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, ठीक है? यहाँ समझना, ठीक है? यहाँ पे 1 second, yeah. So epithelial tissue have no epithelial cells, have no intercellular space. That's why blood vessel, lymph vessel, or capillaries can't pierce epithelial cell. एपिथेलियल सेल और टिश्यू, सेल से ही तो टिश्यू बना है। दैट्स वाई blood never flow through epithelial tissue. So epithelial tissue depends on connective tissue for their nutrients. क्लियर? समझ आ गया क्या? ओके, ये मैं एक बॉक्स ही कर देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सही हो। एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, बट ध्यान रखना, है ना। किसी को ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना है तो हाई लेवल का पढ़ना है तो उनके लिए ये सब ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर? ये मैंने बॉक्स में रख दिया, बहुत ईजी है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो मैंने बताया प्रोटेक्शन का काम करता है, और अभी आगे जाके हम टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि वो अब्जॉर्प्शन भी करेगा, सिक्रेशन में भी हेल्प करेगा, वेस्ट के एलिमिनेशन में भी हेल्प करेगा। क्लियर? ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब करती हूँ, है ना, क्योंकि नीचे लिखूँगी। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? सो टाइप, कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे?
सो देखो बेटा, हम इसको दो रीजन लेते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन होगा लेयर ऑफ सेल। अगर एपिथेलियल टिश्यू का एक लेयर है तो उसका अलग नाम होगा, और अगर मल्टी लेयर में प्रेजेंट है तो उसका अलग होगा। तो ये एक वैरायटी हो गया कि कितने टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक होगा उनके शेप के बेसिस पे हम उनको डिफाइन करते हैं कि ये इतने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो पहला हम देखेंगे, फर्स्ट विल बी on the basis of layer. Of epithelial tissue. ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा सिंपल एपिथेलियम। एंड सेकेंड हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसको एक और जिसका नाम है बट आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। लिख दो, चलो ध्यान रखना, ज़्यादा लोड मत लेना, बस हाँ पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये किससे बना रहेगा? मेड ऑफ वन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये क्या होगा? मल्टी लेयर। समझाऊंगी भी कैसे होगा। मल्टी लेयर ऑफ वन सेकेंड, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। मल्टी लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये सिंपल है। अब देखो डायग्राम से मैं बताती हूँ कि कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत। ये क्या किया मैंने? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया। ठीक है, ये दूसरे का बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो गया? वन, ये क्या है? एपिथेलियल सेल्स है। देख रहे हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर है सेल का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल एपिथेलियम। अब इसी को हम अगर बनाएं सेल्स है ना, इसका एक और लेयर पे लेयर होता है, लेयर पे लेयर होता है। एक और लेयर बनाते हैं ना सेल्स का, देख रहे हो? तो क्या हो गया? न्यूक्लियस सेल्स का ये मल्टी लेयर है ना, मल्टी लेयर है तो ये कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो गया। सो दिस इज सिंपल एपिथेलियम and this is compound or stratified epithelium। आया समझ में? ओके, अब सेकेंड बेसिस क्या होगा? तो शेप ऑफ सेल्स के बेसिस पे। ये क्या था? लेयर के बेसिस पे। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। अगर हम शेप को कंसीडर करें तो एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी। ये डायग्राम को अभी थोड़ा सा गिव मी 1 सेकेंड। हाँ,
दूसरा बेसिस क्या हो जाएगा? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शेप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये कितने टाइप का होगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल? सो ये 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड वन विल बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, एंड थर्ड वन विल बी कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ओके, सो आगे कुछ और भी पढ़ाऊंगी कॉल्यूमनार एपिथेलियम का क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा, जिससे कि सिलिएटेड एपिथेलियम भी होता है ना, तो ये सब भी बताऊंगी। बट अभी सिंपल ये समझो कि सेल्स के बेसिस पे 3 होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम पता है क्या होगा? वेरी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होगा, थीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 1 सेकेंड। ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होगा सेल्स का, एंड थीन होता है। सो जैसे देख टाइल्स की तरह होता है, घर में देखे हो ना आपके फ्लोर पर टाइल्स रहता है, बिल्कुल वही टाइल लाइक होता है। ठीक है, हाँ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सेल्स कैसा होगा? क्यूबॉइड शेप का होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कॉलमनार एपिथेलियम का सेल्स कैसा होगा? कॉलम और पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक और कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि 3 टाइप के सेल कौन कौन से होते हैं। अब मैं देखेंगे कि इनका लोकेशन क्या है ना, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे और क्या क्या इनका फंक्शन होगा। ठीक है, सो मैं इतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिंपली अच्छा चलो पहले इनका शेप देख लो, फिर मैं नीचे लोकेशन और फंक्शन बताती हूँ। ठीक है, सो देखो सिंपल क्यूबॉइडल सेल देख रहे हो, देखो सिंपल स्क्वैमस मैंने बताया ना, फर्स्ट जो एकदम सिंपल स्क्वैमस है, जो थीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, टाइल लाइक होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस। सेकेंड जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बताया, जो क्यूब शेप करेगा वो देखो ऐसा सेल्स होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। थर्ड जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर कॉलमनार एपिथेलियम होगा, वो कॉलमनार आपका थर्ड वाला हो गया, ये कॉलमनार एपिथेलियम। अब समझो ये सिंपल स्क्वैमस सिंपल बताया, मतलब कि 1 लेयर से बना हुआ है। अगर यही सिंपल स्क्वैमस मल्टी लेयर्ड हो जाए तो ये स्ट्रेटिफाइड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब ये 1 लेयर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 लेयर से बना हुआ है, देख रहे हो ना। तो ये सिंपल डायग्राम मैंने बताया है। अब समझो मैं थोड़ा सा इसका लोकेशन और फंक्शन बताऊंगी। तो क्या था, पहला तो स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, मैं इतना फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, आप समझ जाना, है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन इज कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं बताती हूँ, चार्ट फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ ताकि समझना याद रखना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब इनका लोकेशन देखेंगे हम एंड देन फंक्शन देखेंगे। क्लियर, ठीक है। सो लोकेशन अगर हम देखते हैं, 1 सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ, यस।
सो स्क्वामस एपिथेलियम अगर हम लोकेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, फ्लैट था, है ना, टाइल लाइक स्ट्रक्चर था। तो याद रखना यहाँ ये जहाँ पे डिफ्यूजन होगा ना वहाँ प्रेजेंट होगा। जैसे वॉल्स ऑफ एल्वेलाई, है ना, एल्वेलाई समझ रहे हो, जो लंग्स में होता है ना, जहाँ पे फाइनल गैसियस एक्सचेंज होते हैं लंग्स में, वो एल्वेलाई हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एल्वेलाई को हम कहते हैं एयर सेक्स ऑफ लंग्स भी। ठीक है, तो एयर सेक्स ऑफ लंग्स, जिसको एल्वेलाई कह रहे हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन कहाँ होता है, और डिफ्यूजन कहाँ होगा, सोचो, आपके ईसोफेगस में, वहाँ पे भी स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईसोफेगस हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, वहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है ना। तो ये सब जगह आपका प्रेजेंट होगा ईसोफेगस। तो और कहाँ प्रेजेंट रहेगा, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब क्यूबॉइडल का, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन मैं गलती से मिटा दी, 1 सेकेंड। ये अगर हम फंक्शन लिखे तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा पता है, डिफ्यूजन करना, है ना। देखो बहुत सिंपल है, कैसा होता था लंग्स में, याद है, कुछ कुछ याद होगा तो क्या, 1 सेकेंड, क्या बन गया मेरे से, लंग्स ऐसे होते थे, याद है, ऐसे, है ना। तो ऐसे ट्रैकिया से फिर जो प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता था, तो फाइनल जो ऐसे ब्रांच बन के जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता था, इसको एल्वेलाई कहते थे, याद है, एल्वेलाई। और यहीं पे डिफ्यूज़न होता है हमेशा। तो ये डिफ्यूज़न जहाँ भी होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा। सो एयर सेक्स ऑफ एल्वेलाई, ब्लड वेसल में डिफ्यूज़न होता है ना, न्यूट्रिएंट्स, है ना, O2 गया, CO2 आया बॉडी टिश्यू में, वहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, तो वहाँ भी प्रेजेंट होगा, ईसोफेगस में प्रेजेंट होगा, माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पता है क्या, इसका क्या काम करेगा, ये सिक्रेशन करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, है ना। सो ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होगा वो हम पहले देख लेते हैं। सो सबसे पहले नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे कि मैम नेफ्रॉन क्या होता है। सो किडनी जो होता है ना, किडनी, उसमें नेफ्रॉन होते हैं। सो नेफ्रॉन बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसे से डिवाइड होके होगा, तो इतना मत देखो, कंफ्यूज हो गए। नेफ्रॉन बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पूरा ऐसा होता है ना, ऐसा, इसको कहते हैं हम, ये हो गया बाउमन्स कैप्सूल, और पूरा को नेफ्रॉन कहते हैं। सो फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, जो फिल्टर यूनिट होता है ना, जैसे सेल से हमारी बॉडी बनी हुई, वैसे ही नेफ्रॉन से मिलके पूरा किडनी बना हुआ है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे भी आपका होगा, क्या होगा, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होगा, इधर से सिक्रेशन होता है ना। ये सब सीनियर क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा बताया जाएगा आपको, बट यहाँ भी थोड़ा समझ लो। तो इसका मेन कहाँ पे हो गया, ये कहाँ हो गया, नेफ्रॉन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नेफ्रॉन मतलब लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। 1 सेकेंड, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब कहाँ रहेगा, और कहाँ सिक्रेशन होता है, तो डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। सिलिवरी ग्लैंड का क्या काम है, सिक्रेशन करना ही काम है, तो डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट रहेगा, सो जब गोनाड्स, मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव, जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म ओवम, वहाँ के जर्मिनल एपिथेलियम में भी प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना, बस इतना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम
ऑफ गोनाड्स। ठीक है, इसका मेन काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन करना, है ना, सिक्रीशन करना, एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करना। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम वही जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा आपका। तो एक ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? ठीक है, सो इनर वॉल जो इंटेस्टाइन का होगा वहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इसका काम भी सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन ही होगा। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लाइन होता है ना उसमें भी प्रेजेंट होता है। सो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइन। ठीक है, इसका काम क्या होगा? 1 सेकेंड, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्लियर हुआ क्या? इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ, सो अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। फर्स्ट हो जाएगा आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो बेटा, कुछ नहीं है, जो कॉलमनार एपिथेलियम ही होता है ना, जब वो उसके कुछ सेल अंदर की तरफ मुड़ के, है ना, ग्लैंड्स का फॉर्म करते हैं सिक्रेशन करने के लिए, तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाता है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल बनते हैं, तो क्या होता है पता है? वो इन्वेट करते हैं, सेल्स जो है अंदर की तरफ मुड़ के और ग्लैंड्स का काम करते हैं, मतलब वो सिक्रेशन करते हैं, गॉबलेट से सिक्रेट करता है, तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, लोकेशन इसका हो जाएगा, देखो अगर कैसा होगा तो टॉल होता है ना, कुछ, चलो कैसा होगा समझ के, कॉलम लाइक होगा। मैं इसका फंक्शन बताती हूँ कि लोकेशन क्या हो जाएगा। लोकेशन क्या हो जाएगा? सो आपके इंटेस्टाइन के वॉल पे रहेगा, है ना, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, और ग्लैंड्स, और कहाँ रहेगा? तो आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया है ना, विंड पाइप, उसमें प्रेजेंट रहेगा, ब्रोंकाई में प्रेजेंट रहेगा। सो मैं अभी याद दिला देती हूँ क्या है ट्रैकिया और ब्रोंकाई। सो देखो, ऐसे देखते हो ना, विंड पाइप होता है ऐसे, है ना, फिर ऐसे करके ऐसे बन गया आपका, लंग्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो ये कैसा होता है? ये आपका ट्रैकिया हो गया, और यहाँ जाके जो डिवाइड हो रहा है ना, ये सब प्राइमरी ब्रोंकाइट, टर्शरी ब्रोंकाइट, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाइट, तो ये सब ब्रोंकाई हो गया। तो यहाँ पे भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? तो फंक्शन हो जाएगा सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, सिक्रेशन हो जाएगा म्यूकस का। तो मेनली ये म्यूकस सिक्रेशन करता है, समटाइम कुछ अदर सिक्रेशन भी करता है। क्या हो गया, इरेजर काम नहीं कर रहा, 1 सेकेंड। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड अदर सिक्रेशन। ठीक है, अब देखो सेकेंड है सिलिएटेड एपिथेलियम। अरे हाँ, सिलिएटेड, समझना बेटा ये कैसा होता है।
अभी मैंने दिखाया था, है ना, मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। सो यहाँ पे कॉलम लाइक सेल प्रेजेंट रहेगा, राइट, कॉलम लाइक सेल। ये मैं बहुत रफली डायग्राम बना रही हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ एक्चुअल डायग्राम। तो यहाँ कभी कभी ना ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनार सेल्स के ऊपर सीलिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो यह क्या करेंगे, सीलिया मूवमेंट में हेल्प कर, जैसे कि कोई सब्सटेंस है तो ये ऐसे ऐसे सीलिया ना ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। तो ये जो मूव करेंगे आगे पीछे, उसके कारण ये सब्सटेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो बेसिकली ये मूवमेंट करा रहे हैं। सो इनका लोकेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, नेसल पैसेज, जो ये नाक के अंदर जो पैसेज है वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। मैंने पहले भी शायद ये बात बताया है। तो वो सीलिया सेल जो होते हैं वही तो मूवमेंट करके कोई भी सब्सटेंस वो अंदर ले जाते हैं, राइट, या फिर कभी डस्ट पार्टिकल चल गया तो उसको अंदर ले जाते हैं। तो ये प्रेजेंट रहेगा आपका नेसल पैसेज में। लाइंस द नेसल पैसेज, क्लियर। और कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो ओविडक्ट में। ओविडक्ट पता है ना, जो यूट्रस, ओवरी, है ना, जो फ्लैपियन ट्यूब होता है उसको ओविडक्ट कहते हैं। तो वहाँ पे भी एक का कैसे होगा मूवमेंट, ये प्रेजेंट रहता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, तभी वहाँ मूवमेंट होता है, करेक्ट। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब मैम टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या है, सो यहाँ पे देख रहे थे ये जो ट्रैकिया है डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल में। सो फर्स्ट पहले प्राइमरी सेकेंडरी, फिर जो लास्ट ब्रोंक्यूल रहेगा ना, जो एल्वेली जिसके ऊपर बनेगा, वो लास्ट ब्रोंक्यूल को कहते हैं हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो वहाँ प्रेजेंट रहेगा। इसका काम क्या है, सो फर्स्ट तो मूवमेंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस है ना, जो भी है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और क्या काम रहेगा, तो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब जैसे कि ये तो बता दी कि समझ जाना मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैसे होगा, जैसे ओविडक्ट में एक का हुआ, नेसल पैसेज में सीलिया कर रहा है कोई सब्सटेंस का मूवमेंट, है ना। और क्या काम करेगा, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, अब समझो कि सपोज कोई चीज़ फंस गया है, तो सिर्फ ये अंदर नहीं लेके जाता है, सिलिएटेड सेल जो होंगे वो ऐसे ऐसे मूव करके उस चीज़ को बाहर भी फेंकेगा, तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वो डस्ट पार्टिकल या जो भी कुछ जर्म्स है ना। तो ये था पूरा एपिथेलियल टिश्यू, शुरू से एंड तक। आप एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, कहीं भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट पे क्वेश्चन कर लेना। एंड यस, नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँगी वो आपका मस्कुलर टिश्यू, देन कनेक्टिव, देन नर्वस, ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाऊँगी। सो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। थैंक यू सो मच।